हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कक्षा का एनसीईआरटी का पहला पार्ट, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। ठीक है, आप मान लीजिए पर्सन है ए और आपकी सहेली है पर्सन बी। ठीक है, तो आपकी हाइट में, आपके वेट में, है ना, और आपके हेयर्स में, आपके कलर में, इससे क्या होगा, बी से क्या होगा, आपका डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति के डिफरेंस दूसरे व्यक्ति से आपको कहाँ देखने मिलेंगे, हमेशा देखने मिलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट जो भाई बहन है उनमें भी क्या है, किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में अलग है, यानी कि क्या है, सभी के पास, हम सभी मनुष्यों के पास क्या है, विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, इन सबको क्या, हाइट वेट, इन सबको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक गुण हैं, ठीक है, कि आप ज़्यादा पढ़ाकू हैं, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका जो दोस्त है, आपकी जो सहेली है, वो लो है इंटेलिजेंस में। ठीक है, हो सकता है आप क्रिएटिविटी में, आपको नए नए विचार नहीं आते हैं ना, आप उसमें लो हैं, लेकिन आपकी जो सहेली है, जो वो क्या है, वो ज़्यादा क्रिएटिव है ना, उसको आर्ट करना पसंद है, आपको आर्ट बिल्कुल नहीं आता। आपको स्विमिंग करना पसंद है, उसे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे बीच क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो इसी को पढ़ेंगे हम इस पार्ट में। और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्या, बुद्धि। ठीक है, ओके। अब यहाँ बात करते हैं जिनमें लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन मनोवैज्ञानिक गुणों को समझ सकेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हैं जिसमें क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह भिन्न है। मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन, ठीक है, भिन्न तो है, इसका क्या क्या करेंगे हम, लेकिन मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जैसे आपके आंसर राइटिंग का करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियां, अब उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनको सीखेंगे, किसको, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे, व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार किसे कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेवियर हम किसे कहेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार आप करते हैं, या आपकी सहेली करती है, या कोई तीसरा एक्स पर्सन करता है। फिर हम बात करेंगे मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान, जैसे कोई मिल गया का जो हीरो था, एक्टर था, है ना, वो, और प्रतिभाशाली व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, कल्पना चावला, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो जो मानसिक रूप से क्या है, चुनौतीग्रस्त हैं, जिनको 2+2 भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ए के बाद बी आता है, उनको नहीं मालूम, वो सीधा सी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच, तो उनके बीच क्या चुनौतियां होती हैं, उनको देखना है ना। मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, जान सकेंगे ऐसे लोगों के लिए जो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं, और दूसरे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए, है ना, कौन प्रतिभाशाली है कौन नहीं है, इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, हम बुद्धि का मूल्यांकन करते हैं। फिर हम बात करेंगे भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किस प्रकार बुद्धि का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, एशिया में बुद्धि का अर्थ अलग होगा, या फिर अमेरिका में अलग होगा, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे बुद्धि तथा अभिक्षमता के विभेद को समझ, है ना, मतलब इंटेलिजेंस क्या होता है, अलग चीज है, एंड एप्टीट्यूड, यानी कि आपका जो एनटीए में आप एग्जाम देते हैं, एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हैं ना, उसकी बात हो रही है, उसके बीच विभेद को समझ सकेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा हम इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ें तो थोड़ा सा हमको क्या होता है, आसानी होती है, क्योंकि ये सब चीजें आप अंदर फिर से पढ़ने वाले हैं, तो क्या होगा, आपका रिपीटिशन होगा, और जब भी रिपीट होगा तो कहाँ जाएगी, एसटीएम से एलटीएम में। किसका मॉडल था, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, अब देखते हैं परिचय में, देखेंगे मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। ओके, देन हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, है ना, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व, ठीक है, बुद्धि, क्रिएटिविटी, क्या मूल्यांकन होगा इनका। फिर हम बात करेंगे बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, देन बहुबुद्धि के, सॉरी, बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे, है ना, थ्योरी देखेंगे, फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत देखेंगे, फिर बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत देखेंगे, वेरी वेरी आईएमपी आपके नेट के लिए। बुद्धि की योजना, अवधान भाव प्रबोधन इंपॉर्टेंट, सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल, ठीक है, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे हम बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं, आपका इंटेलिजेंस I1 ज्यादा है I2 से, ठीक है, बुद्धि में विचलन क्यों होता है, बुद्धि परीक्षणों के कुछ दुरुपयोग, ठीक है, इसको भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे संस्कृति और बुद्धि, कल्चर की बात करेंगे, कल्चर एंड इंटेलिजेंस, क्या ये लिंक है या बिल्कुल भी लिंक नहीं है। फिर हम बात करेंगे सांवेगिक बुद्धि, विशिष्ट योग्यताएं। फिर हम देखेंगे एप्टीट्यूड, अभिक्षमता का स्वरूप एवं मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, एप्टीट्यूड में हाई होगा या नहीं। जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होंगे उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि उसमें वो बच्चा उस 100 प्रश्नों का सवाल 60 मिनट में कर पाता है कि नहीं। ठीक है, ताकि बैंक में क्या होता है, फास्ट काम करना होता है। ठीक है, तो वहीं हम समझेंगे टेस्ट के बारे में, अलग अलग टेस्ट जो होते हैं, उन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे इंटरलिंक करते जाएंगे। ठीक है,
ओके, और फिर हम देखेंगे लास्ट में सृजनात्मकता, ये क्या होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एनटीए के लिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन कवर करते जाएंगे ताकि आपको क्या हो, मेमोरी रिटेंशन में आपको फायदा मिले, आप भूलेंगे नहीं। मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्या भिन्नताएं हैं क्या नहीं है। विभिन्न प्रजाति के प्राणियों में तथा किसी एक ही प्रजाति के प्राणियों में भी समान ढंग की वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, भिन्नताओं के कारण ही प्रकृति में आकर्षण तथा सौंदर्य होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे आप दिखते हैं वैसे ही अगर सभी दिखने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, आप ही के हाइट, हेल्थ, है ना, बॉडी वेट, कलर, हेयर कलर, है ना, आपके नाखूनों का कलर, अगर सब इसी कलर के हो जाएंगे तो क्या होगा, जीवन बहुत ही नीरस हो जाएगा, है ना, सभी लोग समान हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमको समाज में लंबे लोगों की जरूरत भी है, छोटे लोगों की जरूरत भी है ना, और विभिन्न रंग के लोगों की जरूरत भी है। तो इससे क्या होता है, एक आकर्षण, प्रकृति में क्या है, आकर्षण और सौंदर्य बना रहता है। ठीक है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं है, लोग इसे टैबू के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, वो और बात है। एक क्षण के लिए अपने चतुर्दिक ऐसे जगत की कल्पना करें जिसमें जरा सोचें कि सभी वस्तुएं एक ही रंग की, लाल या नीली अथवा हरी हो, तो दुनिया कैसी लगेगी। बनी बात है, बहुत ही खराब लगेगी, निश्चित ही वह सुंदर नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, पूरी संभावना है कि आपका उत्तर नहीं होगा और ना आप ऐसे संसार में रहना चाहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, ये आपके काम का है। प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, भिन्न भिन्न विशेषकों का सम्मिश्रण होता है। विशेषकों का, कुछ विशेष चीजें हैं जो क्या होती हैं, प्रत्येक मनुष्य के पास होती हैं। यहाँ बात करते हैं, विचलनशीलता या विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है और व्यक्ति इसकी अपवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक विशेषताओं जैसे ऊंचाई, वजन, शक्ति, बालों का रंग, है ना, ये सब आपको बताया था ऊपर। सभी चीज में क्या होता है, हमको क्या देखने को मिलते हैं, हमको अंतर देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हमको मनोवैज्ञानिक रूप में भी, है ना, हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। उनमें मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। वे अधिक या कम बुद्धिमान हो सकते हैं, ठीक है, प्रभावी हो सकते हैं या विनम्र हो सकते हैं, उच्च मात्रा में सृजनशील, क्रिएटिव हो सकते हैं, या बिल्कुल भी सृजनशील नहीं होंगे, बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। ठीक है, तथा जावक या विनिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, ओके। विभिन्नताओं की सूची क्या है, बहुत लंबी है। ठीक है, बहुत लंबी हो सकती है। किसी एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न विशेषकों की भिन्न भिन्न मात्राएं हो सकती है। ठीक है, तो सबका क्या हुआ है, परसेंटेज बटा हुआ है। ठीक है, कोई इंटेलिजेंट 10% है, क्रिएटिव 5% है ना, किसी को फियर 20% है। इस प्रकार की चीजें क्या होती है, जो आपकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, क्या है, बटी बटी हैं, भिन्न भिन्न मात्राओं में हो सकती है। इस प्रकार हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, अद्वितीय होता है। मतलब आप जो एज अ इंडिविजुअल हैं, वो आपका भाई क्यों ना हो X1, वो क्या है, बिल्कुल अलग है। आप जो हैं ये यूनिक हैं, इस बात को आप समझ लीजिए फटाक से। आज ही की आज इसको नोट कर लीजिए कि आप जो हैं एक यूनिक पर्सनैलिटी है, और आपके जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में, पूरे मिल्की वे में, पूरे बिग बैंग थ्योरी में आपके जैसा यूनिक कोई नहीं है। ठीक है, तो यूनिकनेस आपके पास जो है एज अ पर्सन ए या एज अ पर्सन एक्स या जो भी आपका नाम हो, आपके पास जो यूनिकनेस है वो किसी के पास नहीं है इस दुनिया में। तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, ओके। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न विशेषकों के विशिष्ट सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों और कैसे एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। वस्तुतः इस प्रश्न से संबंधित विषय वस्तु ही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता। ठीक है, तो एक मनुष्य में क्या वैशिष्ट्य है, क्या वैशिष्ट्य है और क्या विचलनशीलता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है हमको, व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के स्वरूपों में, है ना, मतलब उसके बिहेवियर में, है ना, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये किसका काम है, मनोवैज्ञानिक इसी चीज को खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, उनका अर्थ यही है व्यक्तिगत भिन्नताओं से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ दूसरे का विचार है कि व्यवहार स्थितिपरक कारकों से अधिक निर्धारित होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि ये क्या होते हैं, इन्नेट होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी होते हैं जन्म से ही, है ना। लेकिन कुछ का क्या मानना है कि जो व्यवहार है क्या होते हैं, स्थिति परक होते हैं। व्यवहार क्या होता है, स्थिति परक होता है। जिस प्रकार की कंडीशन है, जिस प्रकार की सिचुएशन है, उस प्रकार से आप बिहेव करेंगे, आपका जो व्यवहार है वो। यह दूसरा मत क्या कहला जाता है, ये कहला जाता है आपका स्थितिवाद, है ना। मतलब आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप आराम से नहीं जाएंगे ना, आप भागते हुए जाएंगे अगर उसको 2 मिनट बचा हुआ है छूटने में। ठीक है, तो ये क्या किया, आपके व्यवहार में बदल दिया उसने, किसने, सिचुएशन ने। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है स्थितिवाद, है ना, स्थितिवाद कहा जाता है, यानी कि सिचुएशनिज्म। मतलब जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप बिहेव करेंगे। ठीक है,
जिसमें यह मान्यता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। अगर आप डिप्रेशन में है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, है ना। या तो आप 12th में फेल हुए होंगे, ठीक है, या क्या हुआ होगा, या आपने किसी अपने परिचित को खो दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब कारण है, ये सिचुएशन है, इसलिए आप डिप्रेस्ड हैं आप, है ना। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो आप क्या रहते, आप हैप्पी रहते, ठीक है। तो ये कहना है किसका, स्थितिवाद मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं अपने आप को, उनका, ठीक है। एक व्यक्ति जो सामान्यतः आक्रामक प्रवृत्ति का है, ठीक है, कोई एग्रेसिव है, ठीक है। आपने अगर कभी नौकरी की हो, जॉब की हो और आपका बिहेवियर किस टाइप का हो, एग्रेसिव हो, है ना। लेकिन क्या होगा, अगर आपका बॉस आ जाए आपके सामने तो क्या करेंगे आप बन जाएंगे भीगी बिल्ली, ठीक है, और फिर उस हिसाब से आप व्यवहार करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है आपका किसका, स्थितिवाद का, कि जैसी स्थिति रहेगी उस प्रकार से हम अपना व्यवहार बदल लेते हैं, ठीक है। ओके, स्थितिवाद परिप्रेक्ष्य क्या है, बाह्य कारकों के प्रभाव को मनुष्य के व्यवहार के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी बनाता है। मतलब बाहर जो कारक हैं, बाह्य कारकों के प्रभाव को मनुष्य के व्यवहार के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी मानता है। तो ये जो स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य जो रखते हैं, उनका कहना है कि जो भी आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है ना, उसी प्रकार से आप बिहेव करेंगे, उसी प्रकार से आपका व्यवहार होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, अभी आपने क्या समझ लिया कि व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर किसी में है डिफरेंसेस, ठीक है। और ये किस पे होते हैं, हमारे सिचुएशन पे होते हैं। किसका मानना है, ये स्थितिवाद परिप्रेक्ष्य वालों का मानना है। बात करते हैं व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का संबंध बहुत सरल घटना जैसे किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में लगने वाला समय अर्थात प्रतिक्रिया काल से भी होता है, और बहुत अधिक व्यापक संप्रत्यय जैसे प्रसन्नता से भी होता है ना। तो क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस हमको दिखा, है ना, कोई भी स्टिमुलस हमको दिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बिहेव किया, है ना, क्या अनुक्रिया की हमने, उसका उसके बीच में लगने वाला क्या होता है, समय अर्थात प्रतिक्रिया काल, है ना। उसकी बात हो रही है यहाँ पे, किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक गुण है हम देखेंगे यहाँ से। और बहुत अधिक व्यापक संप्रत्यय जैसे प्रसन्नता से भी होता है। मापन करने योग्य समस्त मनोवैज्ञानिक गुणों को परिभाषित करना और उनकी सूची बना पाना एक कठिन कार्य है। तो इतने सारे मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, हर किसी की हम क्या नहीं बना सकते, हम सूची नहीं बना सकते, ठीक है। किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण क्या है, उसका मूल्यांकन करना है, यानी कि क्या करना है, असेसमेंट करना है, ठीक है। मूल्यांकन करने का अर्थ है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से है। हम क्या करेंगे, उसका जो मनोवैज्ञानिक गुण है उसका क्या करने वाले हैं, मापन करने वाले हैं। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने की अनेक मानक विधियां अपनाई जा सकती हैं। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से क्या किया जा सके, उसका मापन किया जा सके। अभी हम देखते हैं नीचे एग्जाम्पल के साथ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, जब हम कहते हैं कि हरीश एक प्रभावी व्यक्ति है, हरीश जो एक पर्सन है वो क्या है, एक प्रभावी व्यक्ति है, तो हम हरीश में प्रभाविता होने की मात्रा का संकेत करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हरीश में क्या है, प्रभाविता है, ठीक है, प्रभाविता है। उसका क्या दिया हमने, एक संकेत दिया। हरीश के बारे में हमारा यह कथन उसमें प्रभाविता होने के गुण का हमारे द्वारा किए गए मूल्यांकन का परिणाम है। हमने जो मूल्यांकन किया है उसके अकॉर्डिंग हमको मालूम है कि मनीष क्या है, हरीश क्या है, एक प्रभावी व्यक्ति है। किसी गुण का मूल्यांकन अनौपचारिक अथवा औपचारिक हो सकता है, ठीक है। तो इसका मूल्यांकन हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप में किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, जो औपचारिक वाला है, फॉर्मल जो है, वो क्या करेंगे हम, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप में किया जाता है। दूसरी ओर अनौपचारिक मूल्यांकन जो है, जिन व्यक्तियों का किया जाना है उनके बदल जाने से तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, जिससे प्राप्त परिणाम या मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठता व्याख्या होने लगती है। मतलब क्या होता है, अगर पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा तो ये मूल्यांकन जो असेसमेंट है ये चेंज होता जाएगा। मनोवैज्ञानिक गुणों के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मनोवैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, मनो मूल्यांकन कर लेने के पश्चात प्राप्त सूचना के आधार पर हम हरीश द्वारा भविष्य में किए जाने वाले व्यवहारों का पूर्वकथन कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि हरीश जो है वो क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति है ना, प्रभावशाली व्यक्ति है। तो इसके लिए क्या रखा होगा, हमने एक सेट रखा होगा कि अगर मान लीजिए 100% लाएगा तो हम मानेंगे उस टेस्ट में कि वो प्रभावशाली है। हम यह पूर्वकथन कर सकते हैं कि यदि भविष्य में हरीश को किसी दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया तो उसके एक सत्तावादी नेता होने की, तो इससे क्या कर रहे हैं हम, उसके कोई भी टेस्ट हम करते हैं क्यों, ताकि हम क्या कर सकें, फ्यूचर बिहेवियर, यानी फ्यूचर में वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, इस पे हमारा जोर होता है, ठीक है। संभावना अधिक होगी क्या बनेगा, एक नेता बनेगा। यदि हम यह पूर्वकथन के अनुसार उत्पन्न स्थिति ग्राह्य नहीं है तो हम इसमें हस्तक्षेप करते हुए हरीश के व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है।
मूल्यांकन किए जाने के लिए किसी गुण का चयन हमारे उद्देश्यों पर निर्भर करता है। अगर हमको किसी को इंटेलिजेंस में नापना है, मेजरमेंट करना है, तो हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, है ना, ना कि क्रिएटिविटी की, ना कि प्रभावशाली की। ठीक है। यदि हम किसी कमजोर विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में अच्छा निष्पादन करने में सहायता करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी बौद्धिक शक्ति तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ना कि उसके क्रिएटिविटी है, कितना वो सृजनात्मकता उसके अंदर है, उसकी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम क्या करना है, उसके हमको मार्क्स इंक्रीज करना है। यहीं पे दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार तथा पड़ोस के सदस्यों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है ना, मेंटेन नहीं कर पा रहा रिलेशंस को, ठीक है, किसके साथ, अपने परिवार के साथ, तो हम क्या करेंगे, हम उसके व्यक्तित्व विशेषकों के मूल्यांकन पर विचार कर सकते हैं। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति में मोटिवेशन की मात्रा बहुत कम है ना, मोटिवेशन बहुत कम है, कभी कभी आप में भी होता है मोटिवेशन कम, मात्रा बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, उसकी अभिरुचियों तथा वरीयताओं, इंटरेस्ट क्या है उसके, है ना, अगर उसका इंटरेस्ट फुटबॉल में है तो हम बोलेंगे आप फुटबॉल खेलिए, म्यूजिक में है तो बोलेंगे म्यूजिक बजाइए, है ना, उसको एग्जाम्स में आप नहीं बिठाएंगे, क्यों, क्योंकि क्या नहीं है, उसका मोटिवेशन नहीं है वहाँ पे, है ना। तो हम जब टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे तो किसका करेंगे हम, पहले करेंगे हम टेस्ट बौद्धिक का। ठीक है, अगर कोई कमजोर बच्चा है तो उसकी बौद्धिक क्षमता का टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, क्यों कमजोर है, ताकि क्या कर सके, हम उसका व्यवहार प्रेडिक्ट कर सकें और उसमें क्या कर सकें, नेसेसरी चेंजेस कर सकें। ठीक है। उसी प्रकार से अगर किसी में क्या है, कोई समायोजन नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके व्यक्तित्व विशेषकों का मूल्यांकन करेंगे, क्यों नहीं कर पा रहा, रीजन क्या है। और अभिप्रेरणा की बात करें तो हम जानेंगे कि क्या जो कर रहा है वो काम बच्चा, उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, या उसको वरीयता देता है या नहीं देता है। ठीक है। इसी के साथ व्यक्तियों की योग्यताओं, व्यवहारों और व्यक्तिगत गुणों के मनोवैज्ञानिक मापन में व्यवस्थित परीक्षण की विधियों का उपयोग किया जाता है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ क्षेत्र।